In this video, we will discuss about the Planck's radiation law of black body. In last two lectures, we have already discussed about what is black body, what are the experimental results of black body radiation, and in last lecture we have talked about Wien's and Rayleigh-Jeans law, which could not completely explain the radiation curve of black body. These are the failure of classical theory. Now, Planck's radiation law. In order to solve black body puzzle, Planck gave a completely new and brave theory which is known as quantum hypothesis. In this video, we will see what the quantum theory is and how it helps to solve the problem of black body radiation. Planck's new assumption was that an oscillator in cavity walls could emit or absorb energy only in quanta, means it is not continuous, it is discrete. The energy of oscillator inside the black body is E is equal to nh nu. Here n is the integer number, h is the Planck constant, which value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, and nu is the frequency of that oscillator. Now the average energy of Planck oscillator. Planck used Maxwell-Boltzmann statistics to calculate the radiation energy. According to Planck, at temperature T, the number of oscillators having energy nh nu is capital N is equal to A exponential to the power minus nh nu upon kT. Here n is integral number, h is the Planck constant, nu is the frequency of oscillator, k is the Boltzmann constant, and T is the temperature. The total energy of oscillator having energy nh nu is En is equal to nh nu multiplied by number of oscillator n. Hence the total energy of all oscillators in the black body. तो टोटल एनर्जी को क्या करेंगे हम समेशन कर देंगे. तो समेशन ऑफ En is equal to summation nh nu and n. And the total number of oscillators in the black body is n is equal to summation over n small n n. एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर. तो एवरेज एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स. तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन. तो टोटल एनर्जी हमने यहाँ पे देखी थी क्या है nh न्यू n और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर. तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर दें तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है समेशन nh न्यू e टू दी पावर माइनस nh न्यू अपॉन kt और डिवाइडेड बाय समेशन e टू दी पावर माइनस nh न्यू अपॉन kt. अब यदि अपन इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी. तो ये जो वैल्यू है अपन यदि इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एच न्यू अपॉन के टी क्या था x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के टी एक्स और आ जाएगा और यहाँ पे ये टर्म जो क्या हो जाएगी माइनस एन एक्स हो जाएगी. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी के टी समेशन एन एक्स ई टू दी पावर माइनस एन एक्स अपॉन समेशन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स. इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे, जैसे इन्होंने लिखा है इसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस वन. यदि अपन डी अपॉन डी एक्स निकालें, सॉरी डिफ्रेंशिएशन निकालें इसका, तो क्या होगा ई टू दी पावर माइनस एन एक्स. इसका करोगे तो क्या आएगा माइनस एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स. तो यहाँ पे माइनस आ गया और एन आपका ये है ही, तो ये डिफ्रेंशिएशन में इसमें काउंट हो जाएगा. तो क्या बच जाएगा माइनस एक्स के टी डी अपॉन डी एक्स ऑफ समेशन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स अपॉन समेशन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स एज इट इज रखा रहेगा. तो समेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स. कैसे, इसको समेशन को खोलेंगे तो अपनी टर्म्स क्या आएगी. फर्स्ट टर्म जैसे n इज इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 1
नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस x। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बन रहा है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है और जिसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, e टू दी पावर माइनस x। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है उसका समेशन क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, जहाँ a क्या होती है फर्स्ट टर्म और r क्या होता है इनका कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका समेशन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस x। तो यदि इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो इसका डिफ्रेंशिएशन, मान लीजिए कि ये क्या है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन दिस का स्क्वायर, और यहाँ पे जो वापस से क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका वापस से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा। तो अब एनर्जी जो है ई है वो क्या हो जाएगी आपकी इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या था माइनस एक्स के टी डी अपॉन डी एक्स एंड समेशन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म तो आएगी एक्स के टी, माइनस माइनस प्लस वैसे ही हो गया, और ये अपॉन दिस वन ये करना है। तो यहाँ पे क्या है पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो एक टर्म तो कैंसिल होगी, तो अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ऊपर आपका क्या है ई टू दी पावर माइनस एक्स 1 है यहाँ पे। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स को मैं यदि यहाँ पे लिखूँ 1 अपॉन ई टू दी पावर प्लस एक्स, तो ई टू दी की पावर प्लस एक्स है तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई टू दी की पावर एक्स माइनस और ई की पावर एक्स गुना ई टू दी की पावर माइनस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो आपकी इक्वेशन जो है एवरेज एनर्जी ई है वो क्या हो जाएगी आपकी एक्स के टी अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे अपने ने एक्स क्या माना था एच न्यू अपॉन के टी, तो वापस इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी फाइनली जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो क्या आ जाएगी एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू के टी माइनस 1। और इसको यदि आप वेवलेंथ के रूप में लिखना चाहते हो तो आपको पता है कि लेमडा जो होता है वो क्या होता है, लेमडा क्या आता है सी अपॉन न्यू, ये आपने पढ़ा होगा सी अपॉन क्या आता है आपका न्यू। सी अपॉन न्यू से आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच सी एच, तो न्यू की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा सी अपॉन लेमडा आ जाएगा, ये सॉरी ये न्यू है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एच सी अपॉन लेमडा और ई एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, तो इसको आप लेमडा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। नाउ द प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो अकॉर्डिंग टू प्लांक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन रेंज लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा is u lambda d lambda is equal to n lambda d lambda एवरेज वैल्यू ऑफ E। तो यहाँ पे जैसे हमें क्या निकालनी है एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो प्लांक्स ने रेले जीन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था उससे लिया था, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो होते हैं एन लेमडा इस रेंज के बीच में लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा वो होते हैं 8 पाई अपॉन लेमडा टू दी पावर 4 डी लेमडा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है यू लेमडा डी लेमडा जो है वो क्या बन जाएगी 8 पाई एच सी डी लेमडा अपॉन लेमडा टू दी पावर 5 ई टू दी पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, ये पूरा होल ब्रैकेट में है। और इसको यदि अपन फ्रिक्वेंसी के रूप में लिखना चाहें तो वही न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो डी लेमडा निकाल लीजिए इसे, लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो डी लेमडा क्या आ जाएगा सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। तो इस वाली इक्वेशन से आपकी इक्वेशन जो बनती है वो बन जाएगी 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ई टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या कहलाती है आपकी प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाती है। अब इसी के जो है अपन लिमिटिंग केसेस निकालते हैं। जैसे फर्स्ट है फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए क्या है कि शॉर्टर वेवलेंथ है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपकी टर्म एच सी अपॉन लेमडा के टी, यानी कि अपन मानेंगे कि जो लेमडा है
वो लेस देन है एच सी अपॉन के टी से। तो आपकी ये जो इक्वेशन है एच सी अपॉन के टी, तो यहाँ पे ई एच सी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लेमडा। तो लेमडा लिखोगे, सॉरी तो एच सी अपॉन लेमडा के टी। लेमडा क्या है यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी है तो ये क्या होगी होल क्वांटिटी। एच सी अपॉन के टी जो है लेस देन है लेमडा से, तो ये होल क्वांटिटी क्या, सॉरी लेस देन क्या ग्रेटर देन है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी। तो 1 से ग्रेटर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने देखा था लास्ट वाले टर्म में -1, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपेरिजन में। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, u लेमडा डी लेमडा जो है 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा। तो ये वाली इक्वेशन अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या था ये विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लॉ था, क्या था विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और हमने ये भी देखा था कि विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो क्या था परफेक्टली मैच कर रहा था किसके साथ, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन कर्व के साथ, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ पे क्या हो रहा था ये फेल हो रहा था। और यदि फ्रिक्वेंसी के रूप में देखें तो ये लॉन्गर फ्रिक्वेंसी पे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पे उसके साथ परफेक्टली मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्लैक बॉडी का जो प्लांक्स लॉ है उससे हम विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए देखें, तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए देखें तो एच सी अपॉन के टी क्या होगा, लेस देन लेमडा होगा। तो ये आपकी इक्वेशन जो हमने वहाँ पे जो टर्म थी, तो वहाँ पे यदि ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, यानी इस बार क्या है लेमडा ग्रेटर है, लेमडा ग्रेटर है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 होगा तो ई टू द पावर एक्स की तरह इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या करते हो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे भी इसी तरह का कुछ करा है, तो 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी प्लस क्या आएगा एच सी अपॉन लेमडा के टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हायर टर्म्स में क्या आ रहा है, इस टर्म का स्क्वायर हो रहा है, और ये जो टर्म है वो वैसे क्या है 1 से छोटी है, और इसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो ये टर्म्स और भी क्या होती जाएगी, छोटी टर्म्स होती जाएगी। तो इन जो ये लास्ट वाली टर्म्स आ रही स्मॉलर टर्म्स आ रही इनको हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस टर्म की जगह अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी। तो जो प्लांक्स लॉ है वो क्या हो जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या था ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, तो उसकी जगह हमने ये टर्म पुट कर दी, और यहाँ पे -1, तो यहाँ +1 और -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा था, ये क्या था रेले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। तो रेले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो किसके लिए, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को सेटिस्फाई करा था फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ के साथ ये उस कर्व को परफेक्टली मैच करा था, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पे ये उसके साथ मैच नहीं करा था। या फिर हम फ्रीक्वेंसी के रूप में कहें तो ये शॉर्टर फ्रीक्वेंसी के लिए इसको पूर्णतः कोइंसाइड करा था, जबकि लॉन्गर फ्रीक्वेंसी के लिए उस पर मैच नहीं हो रहा था, वहाँ पे वो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी पे ये उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ से किस तरह से प्राप्त करते हैं, देखिए कि टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है ब्लैक बॉडी की वो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी u लेमडा डी लेमडा। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने लास्ट अभी पढ़ा था क्या था इसका फॉर्मूला u लेमडा का अकॉर्डिंग टू प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये था आपका 8 पाई एच सी इन फॉर्म ऑफ लेमडा वाला, तो लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है डी लेमडा। अब इस इक्वेशन को अपन को सिंप्लीफाई करना है, तो हमने वेरिएबल रिप्लेसमेंट कर दिया, लेमडा को एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एच सी अपॉन लेमडा के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे डी लेमडा निकालना है, तो डी लेमडा निकालने के लिए लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा एच सी अपॉन के टी एक्स। तो डी लेमडा क्या हो जाएगा एच सी अपॉन के टी 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो ये सब वैल्यू जो है अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 पाई HC बाहर आ गया, लैम्डा टू दी पावर 5, तो लैम्डा टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा HC अपॉन x KT टू दी पावर 5 और अंदर क्या बचेगा e टू दी पावर x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हो HC, तो HC की होल पावर क्या हो गई 2 और यहाँ पे HC की होल पावर कितनी है 5, तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा HC की पावर 3, तो यहाँ पे आ गया h क्यूब c क्यूब और ऊपर क्या बच रहा है आपका KT, तो KT की पावर क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे KT की पावर कितनी है 5, तो एक कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा K टू दी पावर 4 T टू दी पावर 4 और यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है आपका x की पावर 5 है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना कैंसिल हो जाएगा ये 3 बचेगा, तो x की पावर 3 अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 dx। तो यहाँ पे ये होल इक्वेशन जो थी यहाँ पे वेरिएबल क्या था लैम्डा और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया आपकी x में, और ये आपने मैथ्स के अंदर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है आपकी पाई टू दी पावर 4 अपॉन 15, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 पाई टू दी पावर 5 K टू दी पावर 4 अपॉन 15 h क्यूब c क्यूब t टू दी पावर 4। ये जो है आपका क्या कहलाता है स्टीफन्स लॉ है। वैसे इसको और भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एमिसिव पावर के रूप में लिखना चाहते हो तो एमिसिव पावर के रूप में लिखो तो क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होगी E इज इक्वल टू सी यू अपॉन 4। उस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था आपका 8 पाई टू दी पावर 5 K4, यहाँ पे क्या आ जाएगा c बाई 4, तो 4 से तो 2 कैंसिल हो गया और एक c से यहाँ c कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका c स्क्वायर बचेगा, तो 2 पाई टू दी पावर 5 K टू दी पावर 4 अपॉन 15 h क्यूब c स्क्वायर t टू दी पावर 4। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म आपको क्या दिख रही है कांस्टेंट दिख रही है, तो इसको e को जो है एमिसिव पावर को अपन e इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा T4। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि e जो होता है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है t टू दी पावर 4। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है आपकी स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ कहलाता है। ये इक्वेशन क्या कहलाती है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। और यहाँ पे जो सिग्मा है इसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं और जिसकी वैल्यू जो है वो है 2 पाई टू दी पावर 5 K टू दी पावर 4 अपॉन 15 h क्यूब c स्क्वायर, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4 यूनिट। आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या आपकी एमिसिव पावर है इंटेंसिटी है, तो वोट पर मीटर स्क्वायर और ये t की पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा केल्विन टू दी पावर 4, तो ये आपका सिग्मा मिल जाएगा। ये स्टीफन कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है उसको हमने पहले देखा था कि उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या आ रहे थे, फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हमने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जिसमें विन्स और रेले जीन्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, वो उसको पूर्णतः एक्सप्लेन नहीं किया कर पाया था। फिर हमने देखा कि प्लांक्स ने एक नई हाइपोथेसिस दी थी जिसे हम क्वांटम हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसने जो ऑसिलेटर्स है उनके बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो कंटिन्यूस ना होके डिस्क्रीट होता है, और उसने माना कि उनके बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो h न्यू के रूप में होता है। उसकी हेल्प से हमने प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाला और उसके लिमिटिंग केस से हमने विन्स लॉ को और रेले जीन्स लॉ को भी डिराइव कर लिया था और स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को भी डिराइव कर लिया था, और इस तरह से प्लांक्स ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था।